आज हम डेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर हमें डेप्ट पढ़ना क्यों है ये देखना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया का जो डेप्ट है ये चाइना की तरह हाई होने वाला है। तो हाई कितना होगा? तो ये 2028 तक 100% ऑफ GDP होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो रिस्क रहेगा ये मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट क्यों रहेगा? क्योंकि अदर जो कंट्री है उनका 200% या फिर 220%, चाइना का 200% ऑफ GDP रहने वाला है, USA का 220% ऑफ GDP रहने वाला है। तो इनके कंपैरिजन में हमारा जो रिस्क है वो मतलब हमारा जो ये डेप्ट है ये लगभग आधा ही है। तो हमारा रिस्क भी जो रहने वाला है वो मॉडरेट रहने वाला है। तो इसलिए हम डेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर डेप्ट क्या होता है? तो डेप्ट होता है गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़। तो संविधान में इसकी चर्चा मिलती है क्या हमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ के बारे में? तो हाँ, संविधान में इसकी चर्चा मिलती है आर्टिकल 292 में और 293 में। 292 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधारों का प्रावधान है और 293 में राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों का प्रावधान है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जनरल गवर्नमेंट डेप्ट क्या होता है। तो ऐसे ऋण जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटीज जितने भी हमारे यहाँ पे बॉडीज हैं वो सब ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हम जनरल गवर्नमेंट डेप्ट सर्विस। ठीक है। तो आर्टिकल 292 में केंद्र सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है और केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार हमारे इंडिया से भी ले सकती है, इंडिया के अंदर इंटरनल मार्केट से भी ले सकती है और इंडिया के बाहर मतलब कि एक्सटर्नल मार्केट से भी ले सकती है। ये बात किस में की गई है? तो ये 292 में की गई है। और आर्टिकल 293 में राज्य सरकार के संबंध में प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि 293(1) के तहत राज्य सरकार सिर्फ घरेलू स्रोतों से लोन ले सकती है। घरेलू स्रोतों से भी अगर लोन ले रही है इसके लिए भी TNC है यहाँ पे। तो क्या TNC है? तो सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि बिना केंद्र सरकार की परमिशन के लोन नहीं ले सकती है। और जिस भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऋणों की गारंटी कौन लेता है? खुद केंद्र सरकार लेता है, इसलिए केंद्र सरकार के बिना परमिशन के ये ऋण नहीं ले सकती है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि NK सिंह कमेटी एक हमारी थी जो 2017 में, जिसके सिफारिश पर 2017 में FRBM एक्ट आया था। उन्होंने बोला था कि 60% ऑफ GDP रहना चाहिए। हमारा जो बाहर से जो ऋण हम लेते हैं वो हमारे GDP का 60% रहना चाहिए। 60% में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था और बताया था कि केंद्र सरकार को 40% रखना चाहिए अपने GDP का और राज्य सरकारों के लिए 20% तय किया था। अब ये जो लोन्स हैं या फिर जो भी डेप्ट हैं इनकी गणना किस रूप में होती है? तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ के रूप में इनकी गणना होती है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है पब्लिक डेप्ट और एक होता है अदर डेप्ट या फिर अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है। तो जो पब्लिक डेप्ट की बात की गई है ये अनुच्छेद 292 में इसकी बात की गई है। ठीक है। और जो अदर लाइबिलिटीज़ है ये ऐसे लाइबिलिटीज़ होते हैं जो पब्लिक अकाउंट से लिया गया जो हमारा उधार होता है उसको हम अदर लाइबिलिटीज़ में गिनते हैं। और पब्लिक अकाउंट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 266A में की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक अकाउंट से लिया गया डेप्ट और पब्लिक डेप्ट ये दोनों एक है क्या? नहीं, ये दोनों एक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा 266(1) में की गई है और इसकी चर्चा की गई है 292 में, आर्टिकल 292 में। तो पब्लिक डेप्ट क्या होता है? तो ऐसे उधार जो हमारी संचित निधि पर भारित होते हैं उस प्रकार के उधार को हम बोलते हैं सार्वजनिक ऋण या फिर पब्लिक डेप्ट। ठीक है। अब ये संचित निधि की चर्चा कौन से आर्टिकल में मिलती है? तो 266 में मिलती है। ठीक है। अब ये जो हमारा सार्वजनिक ऋण है ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सोर्स के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है। इंटरनल सोर्स के आधार पर भी ये 2 प्रकार का होता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और एक होता है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होता है इसमें हमारे T-बिल्स आते हैं, CMBs आते हैं। अब यहाँ पे T-बिल्स पता है, ट्रेजरी बिल सबको पता है, 91 डे और फिर 364 डे वगैरह वाला जो भी होता है वो T-बिल्स होता है। अब दूसरा हम जानेंगे कि CMB क्या होता है। तो कैश मैनेजमेंट बिल, ये क्या होता है कि ये सरकार लेती है, लेकिन कहाँ से लेती है? मार्केट से लेती है। तो क्या सरकार डायरेक्ट मार्केट से लेती है? नहीं, यहाँ पे सरकार RBI द्वारा मार्केट से जो ऋण लेती है उसको हम बोलते हैं CMB और ये 90 दिन के लिए लेती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसमें 14 दिनों का जो बिल होता है वो T-बिल पर बेस्ड होता है, लेकिन हमें पता है कि T-बिल 14 दिन का नहीं होता है, मिनिमम 91 डे का होता है। तो यहाँ पे 14 दिन कैसे हो गया? तो
पे इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि जो रेट 91 डे वाले टी बिल का रहता है उस आधार पे इस 14 दिन का एक बॉन्ड बनाते हैं और उसका रेट वगैरह, उस इंटरेस्ट वगैरह इस पे डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको बोला है 14 डे टी बिल्स। तो ये किस में आता है, 14 डे टी बिल्स किस में आता है, आपको याद रखना है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर उसमें आता है WM, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप होता है WM, वेज मीन्स एंड एडवांस, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का लोन ही ले रही है केंद्र सरकार, लेकिन ये लोन भी 90 दिन का ही होता है। तो फिर ये दोनों में अंतर क्या हुआ, तो यहाँ पे अंतर ये देखने को मिलता है कि ये लोन डायरेक्ट सरकार RBI से लेती है, ठीक है। तो WM RBI से लिया जाता है और CMB RBI द्वारा लिया जाता है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरा होता है इसमें कंपनसेशन और अदर्स जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो आते हैं नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ठीक। हमारा इंटरनल खत्म हो गया, अब हम जानेंगे एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में। एक्सटर्नल डेप्ट को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है संप्रभु ऋण और एक होता है गैर संप्रभु ऋण। संप्रभु ऋण उस तरीके का ऋण होता है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश से लिया जाता है। गैर संप्रभु ऋण क्या होता है, तो एक देश किसी बैंक से लेगा, किसी PSU से लेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, तो वो प्रकार के ऋण आते हैं हमारे गैर संप्रभु ऋण में। अभी जो हमने IMF की रिपोर्ट देखी थी उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि हमारा जो संप्रभु ऋण है ये हमारा अभी कम हुआ है, ठीक है, जबकि हमारा गैर संप्रभु ऋण है ये हमारा बढ़ा हुआ है, बढ़ के नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्यों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे कॉमर्शियल सेक्टर के लोन हैं वो भी बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा गैर संप्रभु लोन बढ़ गया है। अब हमने बजट पर आधारित और संविधान में जितने प्रकार का डेप्ट के बारे में चर्चा की गई है वो हमने देख लिया। अब एक एक्स्ट्रा डेप्ट है उसके बारे में देखते हैं, उसका नाम है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स या फिर एक्स्ट्रा बजटरी डेप्ट। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स क्यों कहते हैं, तो इसकी जो गणना होती है वो राजकोषीय घाटा में इसकी गणना नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये PSUs द्वारा लिया जाता है, मतलब कि ये सरकार के अंडर जो भी कंपनी होती है उसके तहत लिया जाता है, ये डायरेक्ट सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि भले PSU ले रही है, ठीक है, सरकार नहीं ले रही है, लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट और इसका इंटरेस्ट अमाउंट ये दोनों पे कौन करता है, ये दोनों पे करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा बजटरी, ये बजट पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, ठीक है। फिर सरकार द्वारा जो भी लोन लिया गया है इन दिनों उसका हम क्रम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में या किस करेंसी के तहत लोन लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा हमने लोन लिया है डॉलर में, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने रुपया आधारित लोन लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आपको याद ही रहना चाहिए। उसके बाद है फिर SDR में लिया है, फिर येन में लिया है और यूरो में लिया है, ये इसका क्रम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि गैर संप्रभु ऋण में हमने कॉमर्शियल लोन की बात की थी, तो इस एक्सटर्नल कॉमर्शियल डेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल कॉमर्शियल डेप्ट में हमारा जो रियल इस्टेट की कंपनियाँ होती हैं और जो सर्विस एक्सपोर्टर कंपनियाँ होती हैं वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल डेप्ट नहीं ले सकती हैं, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर होता है कि अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं या फिर किसी को भी दे रहे हैं तो किस आधार पर देते हैं, तो कंपनी का साख अच्छा होता है उसके आधार पे उसको दिया जाता है लोन वगैरह, ठीक है। तो ये जो साख पता करना होता है तो ये कैसे पता करते हैं, तो डेप्ट सर्विस रेशियो के आधार पर हम पता करते हैं। तो डेप्ट सर्विस रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी देश द्वारा लोन लिया गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वो दोनों का योग, उन दोनों का योग को BOP के तहत जो करंट रिसिप्ट हमको मिल रहा है उसमें से ऑफिशियल ट्रांसफ़र जो भी रहता है ये हम घटा देते हैं, तो हमारा आ जाता है डेप्ट सर्विस रेशियो। अब किसी भी कंट्री का अगर डेप्ट सर्विस रेशियो अच्छा है, 1 से अधिक है, तो उसका क्रेडिट क्या होता है, अच्छा होता है। क्रेडिट अच्छा होगा तो लोन उसको ज़्यादा मिलेगा, लोन ज़्यादा मिलेगा और इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि कंट्री को कम करना पड़ता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह भी सब अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया ये भी हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। बस, थैंक यू, बाय बाय।